that makes the biological concepts easier. So, आज के सेशन में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स there is a process of excretion. So, what do you mean by this excretion? Excretion होता क्या है? Excretion is the process of removal of nitrogenous waste. Removal of nitrogenous waste. अब जो हमने लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट, इस नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड इन ह्यूमंस दैट नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया। ये कौन सा होता है? यूरिया। और हमें इस यूरिया को क्या करना है? हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है। सो द क्वेश्चन इज, why is it necessary to excrete this urea? And the answer is very simple, because this urea is toxic. Urea is toxic. Toxic means harmful. तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए हमें अपनी बॉडी से इसे बाहर क्या करना है? रिमूव करना है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। सो दिस इज अबाउट एक्सक्रीशन। अब जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इन ह्यूमंस, दैट इज किडनी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अलावा भी कुछ एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, एंड दैट ऑर्गन्स आर, फर्स्ट इज लीवर, लंग्स और स्किन। सो ये लीवर, लंग्स और स्किन ये हमारा किस तरीके से मदद करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर रिलीज करने के लिए? फर्स्ट, दिस लीवर हेल्प्स टू रिमूव द अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करता है। सेकंड, लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन दे रिलीज द CO2। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, सो दे ऑल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन। थर्ड वन, स्किन। अब स्किन क्या करती है? हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो भी एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स है या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये सभी स्वेट ग्लैंड स्वेट के थ्रू क्या कर देती है? हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं। सो स्किन हेल्प्स टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। Small amount of urea is also excreted with the help of skin. So skin, lungs and liver along with kidney, they all are helpful to excrete the waste from the body. So this is about excretory organs. Now the main excretory organ is kidney, and the kidney structure looks like this. So in the excretory system of humans, it consists of one pair of kidneys, one pair of ureter, one urinary bladder, and the last one is urethra. These are the main components of human excretory system. One pair of kidney, one pair of ureter, urinary bladder, and the last one is urethra. Now these renal artery and renal veins help to transport the blood inside the kidneys. So these kidney, they are helpful in the filtration of blood. ये क्या करती है? ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। जैसे ही ब्लड प्योरीफाई होगा तो यहाँ से ब्लड किसके अंदर जाता है? अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, and this ureter connect the kidney with the urinary bladder. ये किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ जोड़ता है। सो यहाँ से जो भी फिल्टर हुआ यूरिन था वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा टेम्पररी टाइम के लिए, एंड जैसे ही अर्ज रिलीज होगी, इसे रिलीज करने के लिए अर्ज प्रोड्यूस होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ये हमारा बेसिक प्रोसेस रहता है। लेकिन यहाँ पे इस किडनी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन करने में मदद करते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। These are called nephrons. So, in the kidney, the structural and functional unit of kidney is nephron.
नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अब हमारे एक पेयर किडनी प्रेजेंट है, मीन्स दो किडनीज प्रेजेंट है, वन ऑन राइट साइड, वन ऑन लेफ्ट साइड. दिस किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. हेयर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस किडनी. अब जो ये नेफ्रॉन है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जो कि किडनी को बनाता है, साथ में जो भी किडनी का फंक्शन है उसे परफॉर्म करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ग्लोमरस. फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमरस. सेकंड वन इज Bowman's capsule. Bowman's capsule. Third one is renal tubules. Renal tubules such as PCT, DCT and CT, collecting tubule. Now the next one is collecting tubule. There is afferent arteriole, afferent arteriole and efferent arteriole. Efferent arteriole. These are the components of nephron: glomerus, Bowman's capsule, renal tubules, PCT, DCT, CT, afferent arteriole and the last one is efferent arteriole. इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. अब देखिए किस तरीके से नेफ्रॉन जो वो दिखाई देता है. सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमरस प्रेजेंट है, दैट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और वी कैन से दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ कैपिलरीज. बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, एंड दिस ग्रुप ऑफ द कैपिलरीज present in this coiled form, it is called glomerus. This is called glomerus, and the enclosing of the glomerus is lined by Bowman's capsule, which is a cup shaped organ. So यहाँ पे एक cup shaped organ होता है जो कि इस glomerus को completely क्या कर लेता है, cover कर लेता है, and that cup shaped organ is called Bowman's capsule. This is called Bowman's capsule. And now the Bowman's capsule will lead to the coiled portion, and this coiled portion is called PCT. PCT, and this PCT stands for the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. And now this PCT leads to the loop of Henle. This will lead to loop of Henle. Loop of Henle, and then this loop of Henle will lead toward the DCT, and then this DCT is opens into the collecting duct. So here this is DCT and this tube is called collecting tubule. This is collecting tubule. So हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में ड्रॉ किया है. सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रुप होता है कैपिलरीज का, जिसे हम ग्लोमरस कहते हैं. ग्लोमरस के बाहर इस तरीके से एक कप शेप ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं. बोमेन्स कैप्सूल फर्दर आगे जाके डिवाइड होता है पीसीटी के अंदर. ये पीसीटी में कन्वर्ट होता है. देन पीसीटी से आगे सिक्रीशन जाते हैं लूप ऑफ हेनले में, एंड देन लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, और सभी के सिक्रीशंस फिर जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर. सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर फॉर द नेफ्रॉन. अब होता क्या है, नेफ्रॉन किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, मींस यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है. सो यूरिन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस है. 3 स्टेप. वन इज ग्लोमरस, one is glomerus filtration. One is glomerus filtration. Second one is reabsorption. Reabsorption. And third one is tubular secretion. Tubular secretion.
तो ये जो 3 प्रोसेस अभी आपको बताई हैं, ग्लोमरस फिल्ट्रेशन, दिस रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीनों प्रोसेस यूज की जाती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन में ये 3 प्रोसेस बेसिकली यूज होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस है ग्लोमरस फिल्ट्रेशन। इट मीन्स जो भी हमारी बॉडी में अनप्योरीफाइड ब्लड है या फिर जो भी वेस्ट ब्लड है, उसे हम क्या करते हैं, या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग जो ब्लड होता है बेसिकली, उसे ग्लोमरस तक लेके आया जाता है और फिर ये ग्लोमरस उसे क्या करता है, प्योरीफाई करता है। तो जब ये ग्लोमरस के अंदर ब्लड को लाते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो कि ब्लड को कैरी करता है ग्लोमरस तक, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। सो एफरेंट आर्ट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड होता है उसे हमारी बॉडी से कहाँ तक लेके आता है, ग्लोमरस तक, और फिर जब ये प्योरीफाई हो जाता है तो उसे इफरेंट आर्ट्रियोल हमारी बॉडी के पास लेके जाता है। तो ये क्या करता है, ब्लड को लेके आता है और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, इट कैरीज अवे द ब्लड, ये ब्लड को यहाँ से लेके जाता है। सबसे पहले जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड अब ग्लोमरस के अंदर ट्रांसफर हुआ है, इसे ग्लोमरस क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्ट्रेशन मीन्स देयर इज प्योरिफिकेशन ऑफ दिस ब्लड। प्योरिफिकेशन मतलब क्या हुआ, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट इस ब्लड में प्रेजेंट था उसे रिमूव कर दिया जाएगा और इसे क्या कर दिया जाएगा, प्योरीफाई कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे प्योरीफाई हुआ, देन द ब्लड विल एंटर इनटू द PCT and then tubule of loop of Henle and then DCT and that it enters into the collecting tubule. अब जो सेकेंड स्टेप है दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मीन्स जैसे ही ब्लड प्योरीफाई हुआ, इसके बाद ब्लड के अंदर अगर कोई भी हमारे पास यूजफुल न्यूट्रिएंट, यूजफुल आयन, यूजफुल सब्सटेंस अभी भी एब्जॉर्ब होना बाकी है, तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस, ये जो लूप्स दिखाई दे रही हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट हैं, ये उसे क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। एंड द थर्ड प्रोसेस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। दिस ट्यूबुलर सिक्रीशन मीन्स these tubules PCT, DCT और this collecting tubule, ये सारी की सारी मिलके कुछ एक आयंस को रिलीज करती हैं, जैसे कि H पॉजिटिव, पोटेशियम, कैल्शियम पॉजिटिव, और इसी तरीके से जो ये आयंस होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर यहाँ पे जो आयनिक बैलेंस है उसे मेंटेन करते हैं। तो ये आयंस का क्या फंक्शन होता है, ये जो भी ब्लड के अंदर आयनिक बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, उसे मेंटेन करते हैं। सो दिस इज अबाउट ट्यूबुलर सिक्रीशन, और ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारा बेसिकली न्यूट्रलिटी और आयनिक बैलेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस के बाद यूरिन फॉर्मेशन होता है, एंड दैट यूरिन फॉर्मेशन इज बाय द प्रोसेस ऑफ दीज 3 स्टेप्स। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। अब जैसे ही यूरिन फॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ दीज नेफ्रॉन के थ्रू फिल्ट्रेशन हुआ, अब वो यूरिन इस यूरेटर से होता हुआ कहाँ तक जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। कौन सी मसल्स बनाती है इसे, स्मूथ मसल्स। अब जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करता है, और अगर यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल हो जाता है, भर जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स पे क्या होता है, स्ट्रेच। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, जिसके थ्रू स्ट्रेच रिसेप्टर्स इस सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम तक। अब नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल गया है कि हमें यूरिन को बाहर रिलीज करना है, तो नर्वस सिस्टम अपना मोटर सिग्नल्स के थ्रू क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि अब यूरिन को क्या करना है, पास आउट करना है। सो व्हेन देयर इज अ अर्ज टू रिलीज द यूरिन, देन दिस यूरिनरी ब्लैडर रिलीजेस द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ यूरिन थ्रू दिस यूरेथ्रा
It is called micturition process. This is called micturition process. तो इस तरीके से बेसिकली हमारी बॉडी से यूरिन क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये सब हमारा क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर उनकी किडनी एबनॉर्मल फंक्शन करती है, या फिर एबनॉर्मली या फिर खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। होप सो आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस। Hemodialysis. This heme word stands for the blood. Heme word means blood. Dialysis means purification of blood. So here in the hemodialysis process, blood is purified. अब हमें पता चल गया कि हीमोडायलिसिस में ब्लड प्योरीफाई होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि किस तरीके से ब्लड प्योरीफाई होता है। आपने पढ़ा है कि हीमोडायलिसिस के अंदर आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो भी वेस्ट या नाइट्रोजनस ब्लड, वेस्ट कंटेनिंग ब्लड होता है, उसे प्योरीफाई किया जाता है। तो अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस कि किस तरीके से ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। सबसे पहले जो भी पेशेंट है जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है या फिर जिसकी किडनी एबनॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो उसके ब्लड को एक मशीन के अंदर डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड डायलाइजिंग मशीन। तो सबसे पहले पेशेंट के ब्लड को लिया और फिर इसके बाद इसे किस में डाल दिया, डायलाइजिंग मशीन में। डायलाइजिंग मशीन, जिसे हम डायलाइजर भी कहते हैं। इस डायलाइजिंग मशीन के पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड डायलाइजिंग फ्लूइड। अब हमारे ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन होती है, सेम कंसंट्रेशन होती है डायलाइजिंग फ्लूइड की। लेकिन सिर्फ डायलाइजिंग फ्लूइड और पेशेंट के ब्लड में क्या डिफरेंस है कि पेशेंट के ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया, लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया प्रेजेंट नहीं होता। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स ब्लड के हैं वो सारे सेम होते हैं, पेशेंट ब्लड में भी और डायलाइजिंग फ्लूइड में भी। अब बेसिकली क्या होता है, ये यूरिया यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, ना के बराबर या फिर लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यूरिया की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसीलिए यूरिया यहाँ से किस तरफ जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड की तरफ जाएगा, और जो भी पेशेंट का ब्लड था उससे सारा का सारा यूरिया यहाँ से रिलीज हो जाएगा और पेशेंट का ब्लड क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही पेशेंट का ब्लड प्योरीफाई होता है, इसे वापस से पेशेंट के अंदर वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसे वापस से पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरीके से हीमोडायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी किडनी खराब होती है। सो ये था आज का हमारा सेशन अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।